वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस विषय के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये हमारा पीआईक्यू का सेट नंबर 6 रहने वाला है। 5 इसके पहले हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वीडियो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब आपका एग्जाम होगा तब तक आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और संभावित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। साथियों, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके क्वेश्चन रहेंगे 6 फरवरी 2023 के, जो कि हमने 11:45 से 12:45 यानी कि सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस लिए हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे कमेंट भी आते हैं कि आपने प्रश्न कहाँ से लिए, तो ये 6 फरवरी 2023 के जो एग्जाम हुआ था उस दिन सेकंड शिफ्ट में उसके सारे क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हमारे क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं उनका संगठन ही है, तो हाल ही में किस देश ने ओपेक संगठन को छोड़ दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रूस ने, सेकंड ऑप्शन है अंगोला ने, थर्ड ऑप्शन है सऊदी अरब ने, और फोर्थ है कतर ने। तो इसका राइट आंसर है साथियों अंगोला ने। किसने? अंगोला ने हाल फिलहाल में ओपेक को छोड़ दिया है। ओपेक का फुल फॉर्म आपको बता दूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसको किस देश ने छोड़ दिया है? तो अंगोला देश ने छोड़ दिया है। चलिए अब हम यहाँ से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। क्या क्वेश्चन कि जब हम बड़े बांध का निर्माण करते हैं तो वनस्पति कैसे प्रभावित होती हैं। तो फर्स्ट विकल्प हो जाएगा पौधे नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु उत्पन्न करने के लिए ग्रंथियां बना लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है वायुजीवी परिस्थितियों में वनस्पति ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं। थर्ड है हमारा निग्न, यानी जो पानी में जलमग्न हो जाती है। तो निमग्न वनस्पतियां अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती हैं और बड़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। और फोर्थ है कवकों की वृद्धि बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का उत्पन्न करती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो बड़े बांध में ये हमें होता है जब हमारी बहुत सारी वनस्पतियां उसमें डूब में आ जाती है। जैसे कि बड़ा जो बांध कहाँ पर बनता है, जंगल वगैरह काट के बनता है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं बड़े बड़े पेड़ तो काट देते हैं लेकिन बहुत सारी वनस्पतियाँ वगैरह रह जाती हैं, तो वो गल जल के फिर मीथेन गैस का निर्माण करती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस भी है। तो विकल्प तीसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को कोयला खदानों के लिए काटा जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से तो ये क्या है, जैसे केन बेतवा लिंक नदी परियोजना है, वहाँ पर भी केन अभ्यारण्य है उसका बहुत बड़ा मात्रा में जंगल काटा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से ही क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति का संक्षिप्त नाम, यानी जो नीति है इसका हमें यहाँ पर संक्षिप्त यानी कि फुल रूप बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, थर्ड है नेशनल इन्वेंशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और फोर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडिया। तो यहाँ पर NITI नीति का हमें फुल फॉर्म बताना है, नीति आयोग का एक तरह से हमें यहाँ पर पूरा नाम बताना है। तो साथियों नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब की गई थी नीति आयोग की? तो इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसके पहले क्या हुआ करता था? तो इसके पहले योजना आयोग हुआ करता था। क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग। लेकिन अब क्या आ गया है? अब आ गया है नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष देश के PM होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी है। तो विकल्प एक हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा GNP का पूर्ण रूप क्या है। तो जो GNP है इसका यहाँ पर हमें पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रास नेट प्रोडक्ट, सेकंड ऑप्शन है हमारा ग्रास नल प्रोडक्ट, थर्ड है ग्रास नेग्लिजेंस प्रोडक्ट, और फोर्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो साथियों GNP का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में, जैसे कि हमारे देश में 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है, तो एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर जितना भी प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री का, वेरी इंपॉर्टेंट। गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया? तो गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल पूछ रहा है। तो गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत पर शासन किया था? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 1266 से 1287 तक। दूसरा ऑप्शन है हमारा 1206 से 1210 तक। थर्ड ऑप्शन है 1235 से 1265 तक। और फोर्थ है 1211 से 1240 तक। तो साथियों, जो गयासुद्दीन बलबन था इसने 1266 से लगाकर 1287 में अपना शासनकाल चलाया था, यानी कि भारत पर इस समय इसने रूल किया था। तो विकल्प एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1266 से 1287 गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? क्या क्वेश्चन कि जो वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी वो क्या कहलाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है रनर कहलाते हैं। सेकंड ऑप्शन है एक्टिव चेसर कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन है चेसर कहलाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ब्लॉकर्स कहलाते हैं। तो वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? तो वो चेसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चेसर कहलाते हैं। विकल्प तीसरा जो हमारा ऑप्शन तीसरा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी चेसर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? यानी जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा श्याम शरण। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करण सिंह। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र नाथ वोहरा। तो साथियों, करेक्ट आंसर है श्याम शरण सिंह। तो जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं श्याम शरण। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से। और आर्ट एंड कल्चर से डेली आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करके जरूर जाएं। मैं भी वीडियोस पे लाऊंगा सेपरेट वीडियो आर्ट एंड कल्चर पे। तो निम्नलिखित में से मोहिनीअट्टम से संबंधित कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रतन थियम। दूसरा है शांति दवे। थर्ड ऑप्शन है कनक रेले। और फोर्थ ऑप्शन है मंजीत बावा। तो साथियों, जो मोहिनीअट्टम है इससे संबंधित है कनक रेले। कौन है? कनक रेले इससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा आर्ट एंड कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 1 से 2 नंबर पक्के समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है? साथियों, खेलो इंडिया 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खेलो इंडिया मेन गेम होता है जिसमें एडल्ट भाग लेते हैं, और एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसमें 21 वर्ष से टोटल नीचे के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 14 के नीचे और 21 के नीचे। दूसरा विकल्प है 17 के नीचे और 25 के नीचे। तीसरा ऑप्शन है 17 के नीचे और 14 के नीचे। फोर्थ है हमारा 17 के नीचे और 21 के नीचे। तो साथियों, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसमें निम्न 2 आयु वर्ग की श्रेणियां रखी गई हैं, एक तो 17 से नीचे और एक 21 से नीचे। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? क्या प्रश्न है? किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन राज्यपाल की सलाह पर। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की सलाह पर। थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। और फोर्थ है मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो साथियों, किसी राज्य की मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। इसकी मुख्यमंत्री की सलाह पर करी जाती है। और हाल फिलहाल में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। थोड़ा सा करंट हम यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तेलंगाना राज्य देखते हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं रेवंता रेड्डी। किसके? तेलंगाना के कौन बने हैं? रेवंता रेड्डी। राजस्थान का कौन बना है? तो राजस्थान के बने हैं भजन लाल शर्मा। फिर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव। और अब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वो बने हैं विष्णु साय। कौन बने? विष्णुदेव साय। और लास्ट में हमारा मिजोरम राज्य, तो उसके बने हैं लालुरमंगा। क्या नाम है उनका? लालुरमंगा नाम है उनका। पूर्व IAS अधिकारी हैं। तो ये 5 राज्य में नए मुख्यमंत्री बने हैं। थोड़ा सा करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनको भी आप जरूर याद रखेंगे। तो किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, क्योंकि वास्तव में काम तो मुख्यमंत्री को ही उनसे करवाना है। अगला प्रश्न है केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कौन? केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कथकली से। दूसरा है ओडिसी से। तीसरा है मणिपुरी से। और फोर्थ है सत्रिया डांस। सत्रिया असम का है। तो साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिसी। किससे? ओडिसी। तो केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी से संबंधित है। और ये कहाँ का नृत्य है? तो ओडिशा का नृत्य। देख सकते हैं आप एक ही सेट में 2 आपको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। आपको अभी तक हिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन देखने को मिला होगा, जियोग्राफी का भी मिला ही नहीं है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर के और मैं लगभग 6वां या 7वां सेट देख रहा हूँ।
प्रत्येक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स पूछ रहा है, तो आप आर्ट एंड कल्चर पर विशेष फोकस करें। तो केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों वो ओडिसी से संबंधित हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, यानी कि पूरे 20 प्रश्न अटेम्प्ट करें, ताकि आपको समझ पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस वास्तव में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है? तो फर्स्ट ऑप्शन है माइनिंग यानी खनन करना, दूसरा है उत्खनन करना, तीसरा है विनिर्माण और फोर्थ है वानिकी। तो साथियों जो विनिर्माण है वो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है, यानी कि 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं ना, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी या तृतीय क्षेत्र, ऐसे इस प्रकार से। तो निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है? तो जो विनिर्माण करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, वो क्या है? द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है जितेंद्र सिंह ने, दूसरा है प्रहलाद जोशी ने, तीसरे हैं अर्जुन मुंडा ने और फोर्थ है पीयूष गोयल ने। तो साथियों जो जितेंद्र सिंह हैं केंद्रीय मंत्री, इन्होंने ई गवर्नेंस के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कटरा में किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर क्या है? यूटीए यानी कि यूनियन टेरिटरी, बहुत जल्द वो राज्य बनने वाला है फिर से। और कटरा में फेमस एक मंदिर भी है, किसका? माता वैष्णो देवी का मंदिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं? कौन सी नदी घाटी है? तो वो है सतलुज नदी घाटी। तो यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नागार्जुन परियोजना, दूसरा है हीराकुंड परियोजना, तीसरा है बांखड़ा नंगल परियोजना और फोर्थ है सरदार सरोवर परियोजना। तो साथियों करेक्ट आंसर है बांखड़ा नंगल परियोजना। तो ये सतलुज नदी पर बनाई गई है, काय के लिए? जल, मतलब ये मल्टी योजना है, इसमें जल विद्युत उत्पादन भी होता है और सिंचाई भी होती है, यानी कि एक से अधिक उद्देश्यों को देखते हुए बनाई गई है सतलुज नदी घाटी में बांखड़ा नागल परियोजना। और ये पंजाब और हरियाणा साथ ही साथ हिमाचल तीनों को ही लाभान्वित करती है। जैसे कि सरदार सरोवर बांध है, ये मध्य प्रदेश और गुजरात को लाभान्वित करता है। हीराकुंड बांध पूरे उड़ीसा को लाभान्वित करता है। ठीक इसी प्रकार से तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो केरल में बहुत फेमस फेस्टिवल है जो कि राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विशु, दूसरा ऑप्शन है पुथुंडो, थर्ड ऑप्शन है उगादी और फोर्थ ऑप्शन है ओणम। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओणम। क्या हो जाएगा? ओणम। तो केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाने वाला फेस्टिवल कौन सा है? तो वो है ओणम। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये भी, इसको भी हम आर्ट एंड कल्चर का पार्ट ही मानेंगे साथियों, फेस्टिवल को भी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी नज़र में तो आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में। चलिए अगला हिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारा, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में कब शुरू हुआ था? वर्ष हमें बताना है कौन से वर्ष में हुआ था। तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन है 1928 में, दूसरा ऑप्शन है 1921 में, थर्ड ऑप्शन है 1911 में और फोर्थ है 1925 में। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। तुर्की के खलीफा के सहयोग के लिए चालू किया गया था। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे मूल अधिकार, उनको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी से लिया गया है, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और फोर्थ यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से उनको लिया गया है। तो मूल अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? तो साथियों वो लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने उनको लिया है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल अधिकारों की हम चर्चा करें तो। और साथियों यही कारण है कि भारत का जो संविधान है उसको उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग देशों से इसमें शामिल करी है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? अब मैं इसको आपको थोड़ा थोड़ा इसको आसानी समझा दूं
कि साथियों क्या होता है, जैसे आप आर ओ दे लेते हैं, हम आर ओ क्यों लेते हैं, क्योंकि तो वो पानी प्योर करता है, फिर उसमें अलग से एक मिनरल कैप लगती है, क्या लगती है, मिनरल कैप, तो वो पानी में अलग से कैप मिला देती है, जो प्रकृति ने मिलाई वो तो मिलाई है, और उसमें अलग से मिनरल ऐड कर देती है, तो वो क्या हो जाता है, उसको सरकार बाध्य कर देती है कि ऐसा आपको करना है। खैर आर ओ लगाना ऐसा बाध्य नहीं करती है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उनमें गवर्नमेंट कर देती है, तो उसको क्या बोलेंगे, खाद्य सुरक्षा बोलेंगे, खाद्य में मिलावट बोलेंगे, खाद्य में सुदृढ़ीकरण बोलेंगे, और खाद्य पैकेजिंग बोलेंगे। तो साथियों उसको बोलेंगे खाद्य में सुदृढ़ीकरण, यानी कि क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो एक खाद्य पदार्थ है इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो विटामिन वगैरह क्षमता है, इसको और ज़्यादा इन्हांस किया जाए, भले ही वो आर्टिफिशियल तरीके से ही क्यों ना किया जाए, तो इसमें वो उसको मिलाने का बोलती है। प्रश्न भी ये है कि जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है, तो उसको खाद्य सुदृढ़ीकरण बोलते हैं, यानी आर्टिफिशियल तौर पर भले ही मिलाएं, जैसे कि हमारा आशीर्वाद आता है, आटा आता है, उसमें भी वो कुछ अलग से मिनरल्स वगैरह ऐड करते हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर की इस तकनीक का प्रयोग करके उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं, यानी ये कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जिससे डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने मरीज से मिल पाते हैं और उनको सलाह देते हैं और उनका चेकअप कर पाते हैं। तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन है टेलीपोर्टिंग, सेकंड ऑप्शन है टेली कॉमर्स, थर्ड है टेली सेलिंग, और फोर्थ है टेली मेडिसिन। तो करेक्ट आंसर है टेली मेडिसिन। क्या है, टेली मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मरीज को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और उसके लिए फिर सलाह वगैरह या मेडिसिन उपलब्ध करवा देते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे टेली मेडिसिन। और ये मैंने भी देखा है क्योंकि हमारे रिलेटिव्स को टेली मेडिसिन की सहायता से ही डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है साथियों अरविंद केजरीवाल ने, दूसरा है अमित शाह ने, थर्ड ऑप्शन है राहुल गांधी ने, और फोर्थ है अकबरुद्दीन ओवैसी ने। साथियों भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी थी राहुल गांधी ने, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। हाल फिलहाल कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो साथियों इन्होंने क्या करा था, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत सितंबर 2022 में करी थी। इसमें उन्होंने एक पूरा लॉन्ग मार्च किया था भारत के दक्षिण से उत्तर में, यानी कि दक्षिण से उसको शुरू कर जम्मू कश्मीर तक उसको ये ले गए थे, और उसका इनको फायदा भी मिला। एक दक्षिण राज्य में तेलंगाना में इनकी सरकार भी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से थोड़ी बनी है। तो किसने जोड़ी थी भारत जोड़ो यात्रा, वो शुरू करी थी राहुल गांधी ने। और इसके मीम्स वगैरह तो आपने देख ही लिए होंगे, कितना उस समय मीम्स वगैरह भी आए थे, क्योंकि पत्रकार ने एक लड़के से पूछ लिया था कि हम भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है, तो उसने ऐसा बोल दिया था कि भारत कहीं थोड़ा बहुत टूट फूट गया है तो हम जोड़ने आए है ना, ठीक उसी प्रकार से। तो सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किसने करी थी, तो राहुल गांधी ने करी थी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। तत्कालीन कृषि मंत्री हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। तो उस समय कृषि मंत्री बताना है हमें, जो हरित क्रांति के समय भारत में नई नई कृषि टेक्नोलॉजी यानी कि कृषि प्रौद्योगिकी लेकर आए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, दूसरा है MV राव, थर्ड है C सुब्रमण्यम, और फोर्थ है बेंजामिन पेरीलाल। तो राइट आंसर हो जाएगा C सुब्रमण्यम। तो तत्कालीन कृषि मंत्री C सुब्रमण्यम हरित क्रांति के तहत भारत में नई फार्मिंग टेक्नोलॉजी लेकर आने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। नई कृषि जिसमें ट्रैक्टर, सीडड्रिल, पंजा है ना, अलग अलग दवाई डालने के लिए ड्रोन है ना साथियों, कुछ इसी प्रकार से नए नए स्प्रिंकलर और इरिगेशन टेक्नोलॉजी। तो तत्कालीन कृषि मंत्री C सुब्रमण्यम हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। तो विकल्प तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमारे यहाँ पर 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को पूरा जरूर देखा होगा। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो इसको लाइक करें और चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, थैंक यू, राम राम, आपका दिन शुभ हो।